जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्री बोर्ड में 20 क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले हैं उनको आज हल कराएंगे। जो एक एक क्वेश्चन सही तरीके से देखो, जो बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे उनको ध्यान से पढ़ना होगा। पहला सवाल जो है, संख्या दी गई है हमें 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। घातों का योग है, ऑप्शन दे रहे हैं। ए नंबर पे बेटा 3 दे रहे हैं, बी नंबर पर 4 दे रहे हैं, और सी नंबर पर 5 और डी नंबर पर 6। इस सवाल को हल करो और इन गुणनखंडों की घातों का योग बताओ कितना होगा। तो 144 की खंड करो, 2 से काटो, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, अब 3 से काटो। यहाँ पर 2 की घात अगर देखी जाए तो कई बार है बेटा, 1 2 3 4 बार, इंटू और 3 की घात कई बार है। इन घातों का योग करो तो 4 में +2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक इसी का क्वेश्चन और है। एक और क्वेश्चन है कि संख्या, यहाँ से संख्या यानी पहले चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। हमारे पास 2 पेपर हैं, दोनों को हल करा रहे हैं। एक है क्वेश्चन संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ऐसा पेपर में आएगा कि अभाज्य गुणनखंड हैं। इसके जो ऑप्शन हैं, ए नंबर पे ऑप्शन दिया गया है 2 गुणे 3 गुणे 13, बी नंबर पे दिया गया है 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसके बाद सी नंबर पे दिया गया है 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 11, और डी नंबर पे दिया गया है 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 13। चलो इसे हल करो बेटा। 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के खंड करो तो 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 2 9, और फिर 13 1 13 बेटा। तो यहाँ पर 2 की घात 2 बार है 2, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 और गुणे 13। ये देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला बेटा यहाँ से यहाँ मिल रहा है, लेकिन 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है, तो ये नहीं होगा। पहला भी नहीं होगा क्योंकि 2 की पावर 2 होनी चाहिए, इसलिए नहीं होगा। और ये इस पे हो रहा है, ये देखो है, और ये भी नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से हल करेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आएगा, ध्यान रखना। चलो सवाल नंबर दूसरा है, एलसीएम दिया गया है। एलसीएम 132 288 बराबर 3168 86 लिखते भाई। इसके बाद HCF, तो HCF 132 288 होगा, ये कह रहे हैं होगा। तो ऑप्शन बेटा दे रहे हैं हम 288, बी ऑप्शन दे रहे हैं 132, सी ऑप्शन दे रहे 48, और डी ऑप्शन दे रहे 12। यहाँ पर इस सवाल को लगाने के 2 विधि हैं, चाहे उस सूत्र का प्रयोग कर लें, चाहे HCF जो है भाग से निकाल लें, भाग से HCF निकाल लें, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। संख्या ये 2 है, यहाँ पर भी वही समान है, वो यहाँ पर भी लिखी है, तो यही संख्याएं हो गई। अगर इसे हम चाहें तो 132 का भाग 288 से भी निकाल सकते हैं। तो 2 बार कर दें
तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2। 8 में 4 घटाएंगे 4, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 खत्म। और यहाँ पर अब 24 का भाग 132 में, तो 24 का पारा पढ़ो 132 से अधिक ना हो तो कई बार चला जाएगा बेटा। चलो बताओ 24 पंचे 7 120 होते हैं। ठीक है, तो 120 लिख लो। 2 बचे 1 बचा, 12 का भाग 24 में देंगे तो 12 दूनी 24, खत्म, कहानी हो गई। जिस शेष फल जो है शेष फल 0 आ जाए वही HCF होता है। तो HCF जो हुआ हमारा वो 12 हुआ। कितना हुआ? 12। या तो इस तरीके से ऑप्शन को लगा सकते हैं, इस विधि से नहीं लगा पा रहे कोई बात नहीं। एक सूत्र और होता है, वो ये होता है HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम, ये भी सूत्र होता है। तो HCF बराबर पहली संख्या हमारी 132 है और दूसरी संख्या 288 है और एलसीएम हमारा कितना ये है बेटा 31 68। देखो इस विधि से लगाओगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, दिक्कत भी ज्यादा होगी। अगर HCF पूछा जाए, HCF अगर 2 संख्या दी जाए चाहे HCF हो तो उसे इस तरीके से लगा जल्दी लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके भाग 2 बेटा। अब भाग 2 तो यहाँ पे 4 का भाग देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 4 3 12, 1 बचेगा 4 3 12, 4 का भाग 4 7 28। ठीक, 4 7 28 कै बचे यहाँ पर? अब 3 बचे 36, 4 नियम 36, 4 दूनी 8। इसके बाद अब किस संख्या में भाग जाएगा भाई 4 का? देखो 4 एकन 4, 3 बचेंगे 39, 4 नियम 4 चला है, यहाँ पे 4 चला जाएगा। तो 4 एकन 4, अब यहाँ पे 3 बचे 39 हो गए, 4 नियम 36, फिर 3 बचे 4 अट्ठे 32, 4 का भाग देंगे 4 7 28, 4 दूनी 8। अब इसके बाद बेटा आप देखो किसमें भाग जा रहा है? 2 का चला जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो दुनिया में 18 होगा, 1 बचेगा, फिर दुनिया में 18 हो जाएगा। 33 तिया 99 होते हैं, सही है। और 3 का भाग 36 देंगे तो 12 हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद ये 12 हमें प्राप्त हुए। अब समझ लो कौन सी विधि सही रहेगी, अगर ये सही रहेगी कि ये सही रहेगी। अब पेपर में तुम्हें जो अच्छी लगे, जो ध्यान आ जाए, ठीक, उससे लगाएंगे, आंसर वही आएगा। चाहे HCF हो, एलसीएम भी अगर पूछा जाए तो एलसीएम को इस तरीके से तुम लगाने के प्रयास। यहाँ पर HCF पूछा गया, हो सकता है पेपर में यही सवाल में एलसीएम पूछ दें, तो क्या करोगे भाई? एलसीएम पूछ दें तो यानी 132 कामा 288 क्या आया? तो भाई तुम ऐसे एलसीएम निकालोगे, फिर कैसे निकालना पड़ेगा? इस विधि से एलसीएम निकाल सकते हो, कामा लगाते चले जाना, काटते चले, बढ़ा जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर इस विधि से नहीं निकालते हो तो इस विधि से आ जाना। तो एलसीएम बराबर सूत्र बन जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पेपर में सवाल घूम सकता है, ये ध्यान रखना। और बटे में HCF, तो HCF दिया जाएगा तुम्हें। अगर एलसीएम दिया जाए तो HCF पूछा जा सकता है, HCF दिया जाएगा तो एलसीएम पूछा जा सकता है। और एक बात जाए, दोनों अगर दे दिए जाएंगे तो ऐसी संख्या नहीं देंगे, तो एक अलग से दे देंगे कि एक संख्या मेरी 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। और तो दूसरी संख्या दे देंगे तो पहली संख्या पूछ देंगे, यानी कि यहाँ पे 4 होती है बेटा, एक संख्या, दूसरी संख्या, HCF और एलसीएम और HCF। 4 में से तुम्हें 3 दिए जाएंगे, एक पूछा जाएगा। पेपर में सवाल निश्चित आएगा, ये निश्चित है। अब कौन सी घुमा के रखते हैं वो, अब वो फिर देखो पता चलेगा। हर पेपर में अलग अलग से रखा जाएगा, 7 पेपर बनेंगे, 7 में अलग अलग तरीके से होगा। तो इसका समझ में आ गया कौन सा हुआ? 12 आएगा, चाहे इस विधि से समझो चाहे उससे समझो, जो सही लगे उसे अपना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। टाइम ज्यादा नहीं बेस्ट वहां पर खराब करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 समझ में आ गया। 3 सवाल नंबर 3 में लिखा है के किस मान के लिए समीकरण लिखना पड़ेगा भाई? के किस मान के लिए
समीकरण युग्म ax माइनस 2y इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। ये सवाल इस सवाल को हल करते समय पर ध्यान रखना होगा, अद्वितीय हल है। क्या बताया उन्होंने? अद्वितीय हल है। और यहाँ पर हमें k का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया? k का मान पूछा गया है। हल करते समय पर ध्यान रखना होगा, k का मान निकालना है, अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल का नियम क्या होता है? कौन बताएगा अद्वितीय हल? अद्वितीय हल देखो, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये जो सवाल है वो तीसरे चैप्टर से है। कहाँ से? तीसरे चैप्टर सवाल है। कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर जो है तीसरे चैप्टर, यहाँ पर दो चर वाला समीकरण दिया गया है। दो चर यानी कि x और y हैं। चौथे चैप्टर में जब k का मान या p का मान पूछा जाएगा तो बेटा वहां पे द्विघात समीकरण मिलेगा और एक ही मिलेगा। कई मिलेंगे समीकरण? एक मिलेंगे। x की घात हो सकती है या y की घात, यानी कि घात के दो के रूप में मिलेगा। x एक ही चर होगा, वहां पे दो चर नहीं होंगे। यहाँ पे कई चर हैं? दो चर हैं, एक x और एक y है कि नहीं है? फिर समीकरण दो दिए गए। यहाँ समझ में आ गई बात? दूसरी बात पहचान ध्यान रखना। और यहाँ पर एक हमने नाम मालूम है तो ध्यान दो, यहाँ पर नियम होगा, यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2। इसे कौन कौन बता सकता है क्या क्या होता है? एक ही बार में सब कुछ बताओ, इसको सबरे नियम याद होने चाहिए। बताओ कौन कौन बताएगा, हमें नहीं मालूम। इसके बाद a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। इसके नियम बताओ। एक और है भाई, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। जब तक ये नहीं मालूम हला नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर अद्वितीय हल आएगा, चाहे अनेक हल आ जाए या कोई हल नहीं होगा। पेपर में कोई भी हल नहीं हो सकता, या अनेक हल हो सकता है या एक हल। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दो बेटा। इसे जो है इनके नियम है, उनको नियम को आज ध्यान रख लो। अब पेपर में इस नियम से हम जो आज इसके सारे नियम दिखाएंगे, इस नियम से तुमसे 4 नंबर का एक नंबर वाला भी आएगा और 4 नंबर में 2 नंबर में जो आएंगे सभी इसी से हो जाएंगे। इसे प्रतिच्छेदी भी बोला जाए। प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी हो सकता है, नहीं तो वहां पे कहोगे क्या हो गया? प्रतिच्छेद बोल सकते हो या प्रतिच्छेदी भी बोल सकते हो, ठीक। इसे बेटा संगत भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना होगा। क्या बोला जाएगा? संगत भी बोला जाएगा। इसे जो है अद्वितीय हल भी बोला जाएगा, अद्वितीय हल भी कहा जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। ये 3 नियम को पालन करता है। ये तीनों नियम जो है आपको याद होने चाहिए पेपर के लिए। इसके बाद इस वाले नियम, इसे जो है हम जो है समांतर कहते हैं। क्या कहेंगे? समांतर, प्रतिच्छेद समांतर। अभी आगे क्वेश्चन हो इसके आएंगे, मतलब तीसरे चैप्टर में है, ठीक। इसके बाद इसे संगत के लिए असंगत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? असंगत होगा। और इसके बाद में इसका अद्वितीय हल के लिए, वहां पर तो अद्वितीय हल हो गया, तो यहाँ पर होगा इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं है, याद रखना होगा इसको। इसके बाद अब इसमें आ जाओ, प्रतिच्छेद होगा समांतर, जब संपाति की यहाँ पर ये होता है संपाति, संपाति होगा। संगत संगत, तो ये भी बेटा संगत होगा, ध्यान रखना होगा, पेपर में बच नहीं पाओगे इनसे। इसके बाद ये तीनों मान बराबर होते हैं, ये द्वितीय हल होता है, ये कोई हल नहीं होता, तो ये होता है अनेक हल होते हैं इसके, अनेक हल। याद रख लो इनको, ये ध्यान रखो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत असंगत से ही क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। ये सवाल संगत है या असंगत है। संगत को ध्यान रखना बेटा कि एको मान बराबर ना हो तब भी संगत कहेंगे, और तीनों मान बराबर आ जाए तब भी संगत कहेंगे, कहानी खत्म हो गई। या असंगत वाले को याद कर लो, दो मान बराबर, तीसरा मान बराबर ना है तो असंगत, बाकी वाले सब संगत। ठीक। प्रतिच्छेद, एको मान बराबर नहीं वो प्रतिच्छेद होता है। दो मान बराबर आ जाए, तीसरा मान ना आए बराबर तो समांतर, और तीनों बराबर आ जाए तो संपाती। नहीं तुमको तीनों मान बराबर आए उसे समांतर कहते हैं, तो वहीं पे गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे यही कर देते हैं। ठीक, उसे संपाती कहेंगे। इन्हें याद करना होगा, इन्हें याद करना होगा। हमारे सवाल में आ गया अद्वितीय, ये जब तक नहीं मालूम होगा तब तक हल नहीं कर पाएंगे हम। ठीक, इसके मतलब यहाँ पर क्या है कहने का ध्यान रखना होगा। अद्वितीय हल है, सवाल ने कहा है अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय उन्होंने पहले कहा अद्वितीय, ये मान बराबर नहीं आएंगे, लेकिन अब हमें करने पड़ेंगे तभी हम पी का मान, के का मान तभी निकाल पाएंगे। पी हो, के हो, एम हो, कुछ भी हो, उसका तभी मान निकालेंगे। सवाल ने कह दिया है तो वो करेंगे बराबर हम, अब कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से जो है समीकरण उठाएंगे हम। ax माइनस 2y और इजुकल टू 3 है, इसको इधर लाएंगे तो ax माइनस 2y माइनस 3 इजुकल टू 0। इस समीकरण की हम तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजुकल टू 0 से तुलना करने पर तो a1 बराबर मिला हमें। देखो यहाँ पर ध्यान से x है, यहाँ पर भी x है, तो x यहाँ पर x का गुणांक a1 है, यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर y है, y का गुणांक b1 है, तो बेटा यहाँ पर y का गुणांक -2 है, यहाँ पर c1 है, यहाँ पर क्या है -3 है। अब दूसरा समीकरण उठाओ तो बेटा 3x प्लस ky और इजुकल टू 1 को इधर लाएंगे तो 3x प्लस ky और -1 इजुकल टू 0। समीकरण दूसरे तुलना करेंगे, ये समीकरण है तो a2ax प्लस b2y प्लस c2 इजुकल टू 0 से तुलना करने पर तो a2 बराबर 3 b2 बराबर k। यहाँ पर तुलना पैसे जैसे यहाँ पर की थी पैसे तुलना कर रहे हैं, c2 बराबर -1। अब ये अद्वितीय हल है, सवाल ने कहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इस नियम को पालन करेंगे, a1/a2 इजुकल टू b1/b2। अद्वितीय हल है, बराबर नहीं होता लेकिन सवाल ने कहा है इसलिए हम इसे उठाएंगे। a1 का मान 1/a2 का मान 3, b1 का जो मान है वो -2 है, b2 का मान वो k है। कैंचीदार गुणा करेंगे तो k का 1 में गुणा करेंगे k हो जाएगा, 2 का 3 गुणा करेंगे माइनस चिन्ह है, -7 रखेंगे चिन्ह को, और 2 3 का गुणा करेंगे 6 होगा। बेटा ऑप्शन जो है हमने इसका नहीं दिए थे क्या, नहीं लिखे थे, अच्छी बात है। ऑप्शन देखो इसके भाई, ऑप्शन इसके थे यहाँ पे नीचे डाल लो भाई। ए नंबर में था k बराबर -6, बी नंबर जो था वो k बराबर 0 k है बेटा, और सी नंबर जो था k इजुकल टू नॉट 0, यानी k जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और डी नंबर जो ऑप्शन है वो k इजुकल टू नॉट 6, ये कोई भी नहीं, ये ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं मिल रहा है तो एक ऐसा भी हो सकता है a1/a2 इजुकल टू नॉट b1/b2। यहाँ पे मान रखेंगे a1 का मान 1, b2 और a2 का मान जो है, a2 का जो मान है वो 3 है, इजुकल टू नॉट चलने दो इसे। b1 का मान b1 का जो मान है वो -2, b2 का मान है वो k है। कैंसिलर गुणा करेंगे, k का 1 में करेंगे तो k आएगा इजुकल टू नॉट 3 दूनी -6। ये ऑप्शन होना चाहिए था, ऑप्शन नहीं, यहाँ पर प्लस का 6 है तो इसलिए नहीं होगा, ये यही जाएगा हमारा आंसर। सवाल नंबर जो है 4 नंबर जो दिया गया है बेटा, चौथा सवाल दिया गया है, समीकरण हमें दिया गया है, समीकरण
ax माइनस वाई बराबर 2, इसे समीकरण 1 मान लो। इसके बाद तथा ax प्लस वाई इक्वल टू 2, इसे समीकरण 2 मान लो। का हल है ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं ax बराबर 0 कामा y बराबर 2। बी वाला ऑप्शन दिया गया है ax बराबर 2 y बराबर 0। सी नंबर बेटा दिया गया है ax बराबर 4 y बराबर 2। डी नंबर दिया गया है ax बराबर -2 y बराबर 0। ये आंसर दिए गए हैं, इन्हें हल करेंगे तो हमें कोई एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हमने पहले से मान लिए हैं, तो जो है समीकरण 1 पे इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तुम्हारे पास 3 विधियां हैं जिनसे हल कर सकते हो, विलोपन, प्रतिस्थापन और वाद गुणनखंड विधि। तो जो है हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर माइनस चिन्ह है, वहां पे प्लस चिन्ह, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ने पर करेंगे तो ax माइनस वाई इक्वल टू 2, ax प्लस वाई इक्वल टू 2। जोड़ने पर बेटा चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो जिसका चिन्ह होता है वो वही चिन्ह बना रहता है। ठीक है, तो बना रहने दो भाई, ये कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, कट जाएंगे, ax जुड़ जाएगा तो 2ax हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे तो ax बराबर 2 आ जाएगा। ax का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख लो। 1 में रखने पर जब ax का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ax के स्थान पर 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2, ये 2 उधर जाएंगे तो माइनस कट जाएंगे, माइनस का y इक्वल टू 0, तो y बराबर 0। अब यहाँ पर ऑप्शन दोनों हमारा x का मान, यानी कि जो x का मान 0 हो और y का मान, वो x का मान 2 हो, y का मान 0 हो, x का मान 2 हो, y का मान 0 हो। यहाँ पर x का मान 2 था, यहाँ पर -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यही वाला होगा। सवाल नंबर 5 है द्विघात समीकरण 3ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तर। आगे भाई विविक्तर तुम विविक्तर हैं तो देखो भाई, ए नंबर है 0, बी नंबर है 1, सी नंबर है 2 और डी नंबर है 3। 3ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 2 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ये द्विघात समीकरण होता है, उससे तुलना करेंगे बेटा। ये भी समीकरण दिया गया था हमें, a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर 2। विभक्तर का सूत्र क्या होता है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है -5 का वर्ग -4 इंटू a का मान 3 और c का मान 2। तो -5 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस से चिन्ह हो जाएगा, तो सम संख्या है तो ये 25 हो जाएगा, माइनस 4 12, 12 दूनी 24, 25 में 24 घटाएंगे 1 आएगा, डी बराबर 1 आया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है सवाल नंबर 6 पे ध्यान दो। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2ax माइनस p इक्वल टू 0 का एक -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए।
पी का मान ज्ञात, पी का मान है ये कह रहे हैं ऑप्शन में। चलो ठीक, देखो भाई, ए नंबर में 1 है, बी नंबर में 0 है, और सी नंबर में 2 है, और डी नंबर में 3 है। पी का मान पूछा गया, एक मान मालूम है, जो मान मालूम है वही यहाँ पे रख दो, जो मान मालूम है वही मान रख दो यहाँ पर, जल्दी निकल आएगा तुम्हारा। तो हम यहाँ पर इसे एक मान निकला ना, दो घात समीकरण का है, दो घात समीकरण जो सवाल है, देखो दो घात लगा हुआ और कोई घात नहीं, समीकरण नहीं दिया गया। जब दो घात का है तो एक मान निकला, तो एक बात को भी याद रखना होगा, यानी एक्स पे जितनी घातें होती हैं उतने उसके मान भी निकलते हैं। यहाँ पे दो घातें हैं तो दो आंसर होने चाहिए थे, एक आंसर उन्होंने निकाल दिया है, एक जा तुमसे पूछ दिया कि कौन सा होगा, तो इस पे कितनी घातें हैं, दो हैं, दो आंसर होने चाहिए, एक निकल आया, एक नहीं निकल, यही मान उठा के रख दो, दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही रखो यहाँ पर, एक्स बराबर -2 रखने पर तो -2 का वर्ग प्लस 2 इंटू -2, यहाँ पर एक्स है तो रखेंगे -p बराबर 0, -2 का वर्ग करेंगे प्लस का 4, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो -2 दूना 4 -p इक्वल टू 0, ये तो कट जाएंगे तो -p इक्वल टू 0, तो p बराबर आएगा 0, p बराबर आएगा 0, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 नंबर सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। ये तो प्री बोर्ड में तो आ ही आया है, ये तो बोर्ड में भी होगा, अब बच नहीं पाओगे इस सवाल से, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पर इसे मौखिक ही बताएंगे। अगर भुजाएं दी जाए, यहाँ से 2 सत्रीय सवाल आएगा पेपर में, 2 और निश्चित आएगा, 2 ही तरीके से एक सवाल निश्चित आएगा, और यहाँ पर मिलेगा तुम्हें ओमार में निश्चित मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, भुजाएं दी जा सकती हैं या क्षेत्रफल दिया जा सकता है। ठीक, अगर भुजाएं दी जाएंगी तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा, अगर क्षेत्रफल दिया जाएगा तो भुजाएं पूछी जाएंगी। और ये ध्यान रखना होगा, हमें दिया गया, ये ध्यान रखना होगा कि हमें दिया क्या गया, पूछ क्या रहे, यानी जो दिया जाए, अगर भुजाएं दी जाए तो क्षेत्रफल निकालने, तो उन भुजाओं का योग वर्ग कर देना, उनको क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। अगर क्षेत्रफल दिया जाए, ठीक, क्षेत्रफल दिया जाए तो उसका वर्गमूल निकाल देना, भुजाएं निकल आएंगी, बस आंसर निश्चित, एक सवाल निश्चित आएगा। तो यहाँ पर हमारी भुजाएं हैं, भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9 है, तो ये क्षेत्रफल जो निकलेगा, तो बेटा वो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 9 का वर्ग कितना होता है 81, आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन हमने नहीं लिखे हैं, इसके ऑप्शन है बेटा, ए नंबर पे ऑप्शन था 4:9, बी नंबर पे ऑप्शन था 9:4, और सी नंबर पे था 16:81, और डी नंबर पे था 2:3। यहाँ पर जो बच्चे जो है इसे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चों ने इसे भी किया होगा और कुछ बच्चों ने इसे भी किया होगा। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल ये दिया होता, यही क्षेत्रफल मान लो भुजाओं की जगह पर क्षेत्रफल लिखा होता, तो ये मेरा आंसर राइट हो जाता, तब ये राइट होता। अब यहाँ पे भुजाएं दी गई तो हमारा आंसर ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। और पेपर में एक निश्चित सवाल आएगा, अगर यहाँ पर भी हम लिख दें कि क्षेत्रफल हमारा, क्षेत्रफल मतलब मान लीजिए कि 4:9 ही मान लो, तो इसका भुजाएं पूछ दें, भुजाएं, तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 और 9 का कितना होगा 3, ये आंसर हो जाएगा। ये पेपर पे बड़ा ध्यान से रखना होगा, आंसर निश्चित, एक क्वेश्चन निश्चित आएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, उसे देखो बेटा, 9 नंबर पे क्या कहा उन्होंने, 9 नंबर पे दिया गया है, 9 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से
दूरी, ये क्वेश्चन बराबर आ रहा है। दूरी है ए नंबर में दिया गया 3, बी नंबर में दिया गया -3, सी नंबर में दिया गया 4, डी नंबर में दिया गया 5। यहाँ पे ध्यान रखना, जब ए अक्ष अक्ष लिखा हो, जब ए अक्ष अक्ष लिखा हो तो ए अक्ष वाला नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात है। जब ए अक्ष अक्ष हो तो ए अक्ष वाला मान को काट दो, जो बचे वही हमारा आंसर, जो बचे वही हमारा आंसर। अगर यहीं पर कहा जाए कि बाई एच, यहाँ पर क्या लिख दें, बाई एच, बिंदु यही हो, बाई एच लिख दें, तो बाई वाला बिंदु काट दो तो ए अक्ष वाला बिंदु जो होगा वो आंसर, तो ये सही हो जाता हमारा आंसर। यहाँ से क्वेश्चन एक पेपर में निश्चित आएगा, एक्स एच हो सकता है या बाई एच हो सकता है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 पे ध्यान दो बेटा। बिंदु -6,5 तथा -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। बेटा ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए इसके -4,4, बी ऑप्शन दिया है -8,4, सी ऑप्शन दिया गया है -8, और डी ऑप्शन दिया गया -4,8। इसे जब हल करेंगे, सवाल को हल करेंगे, हमें मध्य बिंदु क्या पूछा गया है, मध्य बिंदु पूछा गया है। मध्य बिंदु माने बेटा जो दो बिंदु दिए गए हैं, ये मान लीजिए दो बिंदु हैं हमारे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ए भी ये मान लो -6,5 है, ये हमारा -2,3 के मध्य बिंदु, मध्य मतलब इनके बीचा बीच कहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर, इसे हम कोई मानेंगे ओ या कुछ भी मान सकते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र हमने लिखाया होगा, देखा होगा वीडियो में लिखा होगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, यहाँ पर हमने बताया था ax, y, ax1 + ax2/2 और y1 + y2/2। ये सूत्र हम 7वें चैप्टर में पहले ही बता चुके हैं, जब 7वां चैप्टर स्टार्ट किया उसमें पहले सूत्र लिखाए होंगे, वीडियो में देखना वहां पर। तो यहाँ पर जो है ये ax1 y1 ax2 y2, यहाँ पर जो मान रखेंगे ax, y = ax1 का मान -6 प्लस, अब प्लस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, बटे और 2 लिखा, बटे में ये 2 लिख लो, कामा y1 का मान 5, इसके बाद में प्लस और y2 का मान 3/2, ax, y ये -8/2 हो जाएगा, 5 3 8/2 हो जाएगा, 2 का भाग 2, इनमें 2 का भाग 2, ये बेटा निकले -4,4, ये नंबर सही हुआ, कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा, ठीक है। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 जो है लिखा है सेक 60 अंश का मान पूछा गया है। ए नंबर पे 2 दिया गया, बी नंबर पे 1/2 दिया गया, सी नंबर पर बेटा 2/√3 दिया गया, और डी नंबर पर √3/2 दिया गया। सेक 60 का सारणी में देख लो मान बेटा, और यहाँ करके बता दो, ये सेक खाली 2 आएगा। इसके बाद 12 नंबर पे सवाल ध्यान दो, क्या गलत हो गया क्या, ठीक है, गलत हो देख लेना। सेक को चेंज करेंगे, इसका काश का 60 का 1/2 = 2 ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 2 10 30 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आएगा पेपर में, यहाँ से बच नहीं पाओगे। यहाँ पर प्लस हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस हो जाएगा तो सूत्र बदल जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो सूत्र दूसरे का हो जाएगा। मान क्या है, sin 60 और b cos 60 और c tan 60 और d sin 30। 8वें चैप्टर खोल के देखो जाकर के 8.2 में, ये 2 में या 3 में सवाल ऑप्शन ही वाले हैं, वहां से ही उठाया गया है, और वहां से ऑप्शन जितने सवाल हैं वे एक भी नहीं बचेंगे, सातों पेपरों में रखे जाएंगे। ये सूत्र साइन, ध्यान करो सूत्र किसका होता है, सूत्र तुम्हें बताया होगा sin 2θ का होता है
2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan sin 2 थीटा का होता है, एक tan 2 थीटा का भी सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे खाली माइनस है, यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है और कुछ चेंजिंग नहीं है, इसलिए पेपर में अधिकतर रख दिया जाता है सवाल। हमारे ऊपर में प्लस है तो फिर कौन सा लगेगा, साइन 2 थीटा का लगेगा। थीटा की जगह पर क्या लिखे गए हैं, 30 लिखे, कितने लिखे गए हैं 30, और तो है सब, तो यहाँ पर लिख दो साइन 2 गुणे 30, तो कितना हो जाएगा साइन 60, साइन 60 ढूंढ के लाओ, ये मिल गया आंसर। एक स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ऑप्शन जो है दिए गए हैं 30, बी ऑप्शन 45 अंश, सी ऑप्शन 60 अंश और डी ऑप्शन 0 अंश। यहां से बेटा इसे लगाएंगे, चलो हल करो। तो एक स्तंभ है, स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है, मतलब एक स्तंभ, कोई स्तंभ है उसकी छाया जो है उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है। तो ये मान लो हमारा स्तंभ है, ये उसकी छाया नीचे की ओर आ रही है, ये छाया बन रही है। अगर इसकी ऊंचाई ये 1 है तो ये बेटा अंडर रूट 3 तब बनेगा। अगर 1 का गुणा अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा। ठीक है, ये ए बी और सी मान लो, ये ऊंचाई 1 ऊंचाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमसे पूछा गया है थीटा का मान, तो यहाँ पर ये थीटा का मान पूछा गया है, तो tan थीटा उठा लो, लाल बटे कक्का, साइन होता है कास होता है tan, तो tan उठाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा लंब हमारा 1 है, आधार हमारा अंडर रूट 3 है, तो tan थीटा इक्वल टू, ये tan कितने का मान है, ये जो है वो tan कितने का मान है 30 अंश का मान है। tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30, थीटा इक्वल टू 30, कौन सा ऑप्शन, ए नंबर जाएगा, ए नंबर जाएगा। इसके बाद नोट करोगे आप सवाल नंबर 14 सवाल नंबर जो है 14 दिया गया है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, यदि आधार के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 है तो उसकी छाया की लंबाई होगी। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो बेटा, ये मान लो मीनार है, इसकी छाया इधर को बनेगी, तो जो है ये इसकी ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, छाया इधर ये बन रही, जिसे हमने ए अक्ष मान लिया है, और कोण जो है बेटा वो 45 अंश दिया गया है। लिखेंगे माना मीनार की छाया की लंबाई 1 मीटर। यहाँ पर जो है लंब बटे आधार है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, लाल बटे कक्का से। लंब बटे आधार जो होता है वो tan थीटा होता है, त्रिभुज BAC से tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा का मान 45, लंब हमारा जो है वो 20 है, आधार की अक्ष है,
tan 45 का मान 1 होता है, तो 20/ax नीचे 1 कैंचीदार गुणांक ax का 1 में गुणा किया, ax आएगा बराबर 20 हो जाएगा। ये 20 वाला ऑप्शन बी सही जाएगा। इसके बाद 15 सवाल नंबर जो है 15, ये दिया गया एक वृत्त का परिमाप 1 वर्ग के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, इस सवाल को पेपर में ध्यान से तैयार करके जाना होगा। यहाँ पर जो दिया गया है वृत्त का परिमाप जो है, वृत्त का परिमाप बराबर, वृत्त का परिमाप 1 वर्ग के बराबर है। क्या वर्ग के बराबर है? मतलब वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप वो बराबर है इसके, ये कह रहा है ये सवाल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r और बेटा वर्ग है, तो वर्ग की हम भुजा जो मानेंगे वर्ग की भुजा a मानेंगे, और दोनों के जो परिमाप हैं वो कहते हैं बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे हल लिख लेना, हल हो रहा है सवाल। प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? सूत्र, वृत्त का परिमाप होता है सूत्र 2πr। वर्ग का परिमाप, हमने वर्ग की भुजा को a माना है, तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। अब भुजा क्या है हमारी? है a है, तो 4 गुणे a। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो 2 का भाग भी जा रहा है, तो ये a बराबर निकल के आ जाएगा πr/2। a का मान आ गया, इसे चाहे समीकरण 1 भी दे सकते हो। फिर उसके बाद में कहा बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो अब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, तो ऊपर लिख लो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है πr², और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है बेटा, भुजा स्क्वायर, यानी कि ये πr²। भुजा हमारी क्या है? a है, तो a का वर्ग हो जाएगा। तो a का मान रख दो, a का मान ये है πr/2, यहाँ पे रखेंगे। तो इधर ही देख लो, πr² a का मान है πr/2 का वर्ग, वर्ग करेंगे πr, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा रहेगा, नीचे ये π² हो जाएगा, r² हो जाएगा, और बटे में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो r² से r कैंसिल, ये पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। ये 4 जो है वो ऊपर पहुंच जाएंगे, 4 जो है वो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4/पाई। अब पाई का जब मान रखा जाएगा तो 4 पाई का मान होता है 22/7, तो 7 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, नीचे 22 हो जाएगा। 2 का भाग जा रहा है तो भाग देंगे, 2 7 14, 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब जो है बेटा यहाँ पर अनुपात निकलेगा 14/11, 14/11।
14:11, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। सवाल नंबर जो है 16 दिया गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना, ये थीटा 560 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 17 नंबर सवाल दिया गया है, समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऑप्शन दे रहे हैं बेटा, ऑप्शन जो दिया गया है वो 4 पाई, ए ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 6 पाई आर स्क्वायर और डी ऑप्शन है 8 पाई आर स्क्वायर। इसे जो है हल करेंगे तो इस सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो माना अर्धगोले की त्रिज्या आर, अर्धगोले की त्रिज्या जब आर मानेंगे तो यहाँ पर जो है अर्धगोले का क्या पूछा गया, अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र बन जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर और वृत्तीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 17 हो गया। अब सवाल नंबर 18, शंकु तथा एक बेलन समान आधार तथा समान ऊंचाई के हैं तो उनके आयतनों का अनुपात है। ए नंबर जो दिया गया है वो 1:3, बी नंबर दिया गया वो 2:3, सी नंबर दिया गया वो 1:2 और डी नंबर दिया गया वो 1:4। हल करेंगे सवाल को। शंकु तथा एक बेलन, यानी शंकु है और बेलन है, समान आधार है
तो समान आधार है तो त्रिज्याएं समान हो जाएंगी तथा समान ऊंचाई है तो बेलन की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई समान हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इनकी ऊंचाई यानी त्रिज्याएं भी समान रहेंगी और ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर उनकी आधार समान रहेंगे तो यानी कि आधार जो है वो त्रिज्याएं वो समान रहेंगी यानी आर जो है वो समान होगा और ऊंचाई यानी ऊंचाई भी समान होगी। जो शंकु की ऊंचाई होगी वही बेलन की ऊंचाई होगी, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की भी त्रिज्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे, इसी के बटे में लिख लूं, और बटे ये 3 को बटे में आ जाने दो। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/3 यानी कि हो जाएगा 1:3। 1:3 वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 जो लिखा है 1 से यानी 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन दिया गया है 9, फिर बी ऑप्शन दिया गया 5, सी ऑप्शन दिया गया 8 और डी ऑप्शन दिया गया 3। इसे जो बेटा हल करेंगे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो ये सवाल जो है हम पहले 14वें चैप्टर के 16 सवाल लगाए थे, उनमें भी ये सवाल रखा था। उसमें से ही हमने बताया था 1 से 9 तक और 9 तक के बीच की संख्याओं के बारे में बताया था। यही सवाल आ गया है तो इसे जो है यहाँ से उसमें देख लेना। 1 से प्राकृतिक संख्याएं लिखो यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, और संख्याएं हम जाना नहीं लिखेंगे 9 तक लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इसको डायरेक्ट ही भी बताई थी, माध्य का हमने बताया था। माध्य में बीच में संख्या इधर छोड़ो, कितनी 4 इधर छोड़ दो और 4 इधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या हो जाएगी। आंसर बी नंबर सीधा जाएगा। और 20 नंबर ऑप्शन जो है बेटा 20 नंबर पे भी ध्यान दो। ये भी सवाल जो है हमने उसमें दूसरा एग्जाम्पल था, अंक चेंज थे, इसमें और कुछ है। तो यहाँ पे लिखा है संख्याओं क्या लिखा है 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 तथा 17 का बहुलक है, का बहुलक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन पहले देख लो बेटा 20 दिया गया है, बी नंबर में बेटा 13 दिया गया है, सी नंबर में 19 दिया गया और डी नंबर में 12 दिया गया। हमने बताया जिसमें जो अधिक बार संख्या आए वही बहुलक होगी। तो बेटा 19 1 2 3 बार 19 हमें नजर में आ रहा है। इसके बाद में कोई संख्या ऐसी जो नहीं 3 बार हो तो 20 19 नंबर ही हो जाएगी आंसर।